नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर की आंसर की, और आज का अपना पेपर था 21वां, जिसके आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी 4-5 दिन के लिए मैं बिजी हो गया था, जिसकी वजह से आप लोगों को टेस्ट पेपर प्रोवाइड नहीं करवा पाया। तो अभी हम जो है कंटिन्यूसली 27 तारीख तक टेस्ट वगैरह जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, और आप लोगों को आंसर की भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल आज हम 21 नंबर टेस्ट पेपर के आंसर की जो है वो अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो आंसर की सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पहले एनालिसिस बता देते हैं। आज काफ़ी कम कैंडिडेट ने अभी तक रेस्पॉन्स किया है। हो सकता है कि जो लिंक है वो आपको लेट मिली हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है आप लोग ज़्यादा पढ़ रहे हो कहीं, उसकी वजह से भी काफ़ी कम लोगों ने अभी तक रेस्पॉन्स दिया है। तो अभी तक के एनालिसिस की बात करते हैं तो 60 कैंडिडेट ने अभी तक टेस्ट दिया है, जिसमें से एक कैंडिडेट है जिसके 100% आए हैं, एंड 90% वाले 3 कैंडिडेट है, 80% वाले 8 कैंडिडेट है, एंड 70% वाले करीबन 12 कैंडिडेट है। तो इस प्रकार से ये कैंडिडेट है जो 70% से अबव मार्क्स लेकर आए हैं 60 में से। बाकी जो भी आगे और जुड़ते हैं 10-15 जो भी कैंडिडेट और एग्ज़ाम देते हैं, उनका रिजल्ट भी शो हो जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर। जो टेस्ट का रिजल्ट है वो डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम इनर्स शुड अलाउ एन आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो टाइम की कितनी, मतलब कितना जो है मैक्सिमम लेंथ आपको टाइम की पूछी गई है। आप एक पेशेंट को एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब जो सॉल्यूशन आप इन्फ्यूज़ कर रहे हैं वो आईवी बैग जो आपने लगा रखा है, उसकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम बतानी है कि कितने समय तक आप उसको टाँग के रख सकते हैं, यानी उस आईवी बैग को चेंज कब करेंगे, और ये चेंज क्यों करते हैं। चेंज इसलिए करना होता है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, कंटामिनेशन वगैरह ना हो। तो यहाँ पे आईवी जो बैग है उसको मैक्सिमम कितने समय तक हम जो है यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 6 आवर्स, नेक्स्ट है 12 आवर्स, नेक्स्ट है 18 आवर्स, नेक्स्ट है 24 आवर्स। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, 24 आवर्स। जो आईवी बैग सॉल्यूशन है जिससे आप इन्फ्यूजन करवाते हैं, वो बैग जो है वो आप मैक्सिमम 24 आवर तक जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है कंटेमिनेशन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, इस वजह से इसको 24 घंटे के बाद में डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। चलिए इसको रेशनल में थोड़ा सा और देख लेते हैं। आफ्टर 24 आवर there is increased risk for contamination of the solution and the bag should be changed। 24 घंटे के बाद में जो है कंटेमिनेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एंड बैग को जो है चेंज करना होता है। तो ये आप पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ ए हेड इंजरी that may have involved the medulla, the nurse basis assessment on the knowledge that the medulla controls a variety of functions, which one apply। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है, ऐसे पेशेंट की आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर केयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है आपको कि जो हेड इंजरी हुई है इस पेशेंट की वो कहाँ की हुई है, मेडुला वाले पार्ट की। मेडुला वाले पार्ट की अगर हेड इंजरी हुई है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेडुला के फंक्शन क्या क्या होते हैं, और वहीं यहाँ पे पूछे गए हैं कि जो आप असेसमेंट करेंगे, तो असेसमेंट नॉलेज जो है आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर है, तो आपको बताना है कि मेडुला जो है वो कौन से फंक्शंस जो है कंट्रोल करता है। ये सिंपल सा आपको सवाल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ब्रीदिंग, नेक्स्ट है पल्स रेट, नेक्स्ट फैट मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स डायमीटर, नेक्स्ट टेम्परेचर रेगुलेशन। देखिए जो मेडुला है, मेडुला जो है वो आपका एक तो रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा आपका पल्स रेट या फिर हार्ट रेट जो है इसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, मेडुला का होता है। तीसरा जो इसका काम होता है वो होता है ब्लड वेसल्स डायमीटर, ब्लड की वेसल्स को डायमीटर को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, मेडुला का है। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस जो है वो मेडुला कंट्रोल करता है, वो है आपके, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन एक तो फर्स्ट, दूसरा पल्स रेट, तीसरा ब्लड वेसल्स डायमीटर, यानी 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट जवाब है। मेडुला के ये तीनों फंक्शंस है, याद रखना। हो सकता है एज इट इज ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाए इस एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जो अदर फैट मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर रेगुलेशन ये मेडुला से नहीं होता है।
या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा आप बोल सकते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो फंक्शंस है वो आपको ये बताने हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से होता है, तो यहाँ पे मेडुला का रोल नहीं है टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा सा रेशनल के अंदर। द मेडुला पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम जस्ट अबाउ द फोरामेन मैग्नम। देखिए जो मेडुला है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट है जो कि फोरामेन मैग्नम के जस्ट ऊपर की साइड यानी अबव की साइड होता है। इज कंसर्न विथ वाइटल फंक्शन। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये वाइटल फंक्शंस जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे रेस्पिरेशन आ गया आपका, हार्ट रेट आ गई, एंड वाइटल फंक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग ब्लड वेसल्स डायमीटर, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो दो चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली, एक तो जो वाइटल फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की आपको लोकेशन पूछ ली जाए तो आपको बताना है जस्ट अबाउ द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से जस्ट ऊपर की साइड होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये तो आपके हो गए 3 फंक्शंस जो मेडुला ऑब्लोंगेटा परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है। एक यहाँ पे फेट मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ था, तो वो तो आपका किससे कंट्रोल होता है, सीएनएस से कंट्रोल होता है, जबकि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसका कोई रोल उसमें नहीं है। तीसरा एक टेम्परेचर रेगुलेशन का था, तो वो आपका हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। दिस इज नॉट कंट्रोल्ड बाई सीएनएस, यानी जो सीएनएस है उससे फेट मेटाबॉलिज्म कभी कंट्रोल नहीं होती है, वो आपके डाइजेस्टिव का हिस्सा है, तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाइपोथैलेमस से आपका टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A client with heart failure is taking digoxin and furosemide. A new diagnosis of acute bronchitis is made and albuterol via inhalation is started. The nurse should anticipate that this client is at risk for what complication? देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि पेशेंट है जो कि हार्ट फेल्योर का है, हार्ट फेल्योर का पेशेंट है, उसको डाइजोक्सिन और फ्रोसोमाइड दोनों टेबलेट्स जो है वो चल रही है, ठीक है। डाइजोक्सिन भी चल रही है, फ्रोसोमाइड भी चल रही है। अभी ये पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो इस पेशेंट को एक नई बीमारी और हो चुकी है जो कि अभी न्यूली डायग्नोस हुई है, और वो बीमारी है आपकी एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स को देना पड़ेगा। भाई सांस में दिक्कत है तो ऐसा तो है नहीं कि हार्ट फेलियर की दवाई खा रहा है तो इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही तो और कोई दवाई देंगे नहीं, देंगे बिल्कुल देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसको एल्ब्यूट्रॉल दिया गया है जो कि इनहेलेशन के थ्रू जो है इसको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे कहानी ये पूछी जा रही है कि हार्ट फेल्यूर का पेशेंट डाइजोक्सिन फ्रोसोमाइड खा रहा है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस उसको हुआ है, एल्बिट्रोल जो है इनहेलेशन के थ्रू इसको देना है। अब ये आपको बताना है कि एज नर्सिंग ऑफिसर आप ये बताइए कि इस पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए हाइपर कैलेमिया, नेक्स्ट हाइपरनेट्रीमिया, नेक्स्ट हाइपोकैल्सीमिया, नेक्स्ट हाइपोकैलेमिया। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ हाइपोकैलेमिया। बताइए हाइपोकैलेमिया कैसे होगा, हाइपोकैलेमिया कैसे होगा। हाइपोकैलेमिया जो ये पेशेंट खा रहा है ना फ्रूसोमाइड, ये फ्रूसोमाइड जो खा रहा है ना पेशेंट, ये क्या है, पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक है, ठीक है। पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक है तो इसमें पोटेशियम का जो है लॉस होता है। एक आती है आपकी स्पायरोलेक्टोन, वो पोटेशियम स्पेयरिंग होती है, उसमें क्या होता है हाइपर कैलेमिया। तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। चलिए इसको रेशनल में और देख लेते हैं। रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया इज वर्जनड by the concurrent use of potassium wasting diuretic and beta agonist albuterol medication। जो बीटा एगोनिस्ट मेडिकेशन इसको दी गई है पेशेंट को एल्ब्यूट्रॉल एक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से। एक तो ये एल्ब्यूट्रॉल और दूसरी आपकी ये पोटेशियम स्पेयरिंग पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक फ्रूसोमाइड, इसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, हाइपोकैलेमिया के रिस्क बढ़ जाएंगे, ठीक है। फर्दर मोर द रिस्क ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स टॉक्सिसिटी इज वर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया। कार्डिक ग्लाइकोसाइड जो टॉक्सिसिटी है, यानी कि ये डाइजोक्सिन खा रहा है तो डाइजोक्सिन क्या आपकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है, तो इसकी टॉक्सिसिटी से भी क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। तो यहाँ पे मतलब ऑल ओवर जो तीनों मेडिकेशंस पेशेंट ले रहा है इसकी वजह से पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो इसको क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगा, इसको हाइपोकैलेमिया के रिस्क रहेंगे। हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया आर नॉट कंसर्न विद दिस ड्रग रेजिमेन। इन ड्रग से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों ड्रग्स दी हुई है तीनों की तीनों हाइपोकैलेमिया कोज करने वाली ड्रग है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स दैट हैव एस्ट्रोजन लाइक एंड or progesterone like compounds are prepared in a variety of forms. Which contraceptive should a nurse identify as having a hormonal component? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स जो है प्रिपेयर की जाती है वो एस्ट्रोजन लाइक एंड प्रोजेस्टेरोन लाइक कंपाउंड से तैयार की जाती है, अलग अलग वैरायटी से इसको बनाई जाती है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, हार्मोन है। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है विच कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सी ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जिनमें हार्मोनल कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला देखिए, ओरल एजेंट, जो भी आपकी टैबलेट फॉर्म में जो भी ओरल एजेंट्स आते हैं, क्या उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लाइक आती है? बिल्कुल आती है। प्रोजेस्टिन पिल्स आती है, एस्ट्रोजन लाइक पिल्स, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड जो है पिल्स वगैरह आती है। तो ओरल एजेंट्स जो है दोनों ये आपको ओरल एजेंट्स में देखने को मिलेंगे। दूसरा, क्या डायफ्राम में देखने को मिलता है? तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। क्या सर्वाइकल कैप में दोनों ये कंपाउंड्स मिलते हैं? तो बिल्कुल नहीं मिलते। फीमेल कॉन्डोम्स में नहीं मिलते साहब। फिर किस में मिलते हैं? तो देखिए, जो फॉर्म स्पर्मिसाइड्स आती है, फॉर्म स्पर्मिसाइड्स आती है, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लाइक कंपाउंड से ही प्रिपेयर की जाती है। एक आता है आपका ट्रांसडर्मल एजेंट। जो ट्रांसडर्मल एजेंट आता है जिसको स्किन पेचेस के नाम से भी बोल सकते हैं, जो स्किन पेचेज लगाए जाते हैं उनमें भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लाइक कंपाउंड्स जो है उससे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लाइक कंपाउंड से बनने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। तो एक तो आपका ओरल जो भी एजेंट्स आते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप बोल सकते हैं, तो वो आपकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लाइक कंपाउंड से बनती है। दूसरा आपका फॉर्म स्पर्मिसाइड, ठीक है। तीसरा आपका ट्रांसडर्मल एजेंट्स, यानी 1, 5 और 6। ये आपका सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन सेकंड, 1, 5 और 6। बाकी जिन्होंने अदर ऑप्शन लिखे हैं वो अपना करेक्शन कर ले। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको गलत नहीं करना है। 100% कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन आएगा, ये आप सभी को पता ही है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए नर्स एडमिनिस्टर ऑक्सीजन at 2 liter per minute via nasal cannula to a client with emphysema. For which clinical indicators should the nurse closely observe the client? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पेशेंट है जिसको 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है एडमिनिस्टर की जा रही है नेजल कैनुला के थ्रू। पेशेंट कौन सा है? एम्फाइसीमा का। पेशेंट को बीमारी हो रही है एम्फाइसीमा, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जा रही है और 2 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला के थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब बताइए इस पेशेंट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे? कौन से ऐसे क्लिनिकल इंडिकेटर्स है जो इस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं जिनको आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे? तो यहाँ पे COPD यानी एम्फाइसीमा जो है किसकी बीमारी है? COPD की। तो COPD की बीमारी यहाँ पे पेशेंट को हो रखी है। क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे? चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, एंजाइटी, नेक्स्ट साइनोसिस, नेक्स्ट ड्राउजीनेस, नेक्स्ट मेंटल कंफ्यूजन, नेक्स्ट इंक्रीज रेस्पिरेशन। तो अभी कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है, वो स्क्रॉल करके अभी देख लेंगे। अभी इसको समझ लेते हैं पहले। एम्फाइसीमा यानी COPD पेशेंट को हो रखा है, 2 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जा रही है। और आपको बताना है क्लिनिकल इंडिकेटर जिनको एज नर्सिंग ऑफिसर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे इस पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, एक तो इस पेशेंट को क्या होगा? ड्राउजीनेस फील होगा। क्या होगा? ड्राउजीनेस फील होगा। दूसरा, इस पेशेंट को क्या होगा? इसको और एक जो है ड्राउजीनेस होगा, यानी कि मेंटल कंफ्यूजन भी इस पेशेंट को होगा। तो यहाँ पे जो पेशेंट की एम्फाइसीमा कंडीशन है और ये जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो इस पेशेंट को ड्राउजीनेस और मेंटल कंफ्यूजन, इन दोनों क्लिनिकल इंडिकेटर को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है पेशेंट में डाउन जाएगा, मतलब मेंटल कंफ्यूजन होगा और ड्राउजीनेस की कंडीशन जो है पेशेंट को डेवलप होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऐसे कंडीशन क्रिएट ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस पेशेंट में क्लोजली ऑब्जर्व करते रहना है कि पेशेंट ड्राउजी ना हो, ना ही मेंटल कंफ्यूजन हो। तो ये जो साइन है, क्लिनिकल जो इंडिकेटर्स है, वो आपको क्लोजली मॉनिटर करने होते हैं एम्फाइसीमा के पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोड को देखते हैं। यहाँ पे कोड ABCD दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन फर्स्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है 3 और 4 ओनली, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको रेशनल में देखते हैं।
Some clients with COPD respond only to the chemical stimulus of low oxygen level. Administration of high concentration of oxygen to these individuals will eliminate the stimulus to breathe, leading to decreased respiration, lethargy, and drowsiness. Increased level of carbon dioxide depress the central nervous system, causing mental confusion and lowered level of consciousness. देखिए इसकी कहानी को समझिए। जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनको लो ऑक्सीजन लेवल की जो है मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लो एडमिनिस्टर किया जाता है कुछ पेशेंट्स को। सम क्लाइंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर कर दिया जाए तो पेशेंट जो है वो एलिमिनेट कर देगा। मतलब पेशेंट के अंदर क्या क्या एलिमिनेट होंगे, स्टिमुलस टू ब्रीथ, ब्रीथ के प्रति जो स्टिमुलेशन होना चाहिए वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से लीडिंग टू डिक्रीज रेस्पिरेशन। अब देखिए ब्रीथ को स्टिमुलेशन मिलना चाहिए प्रॉपर्ली, वो अफेक्ट हो रहा है मतलब एलिमिनेट हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेशन डिक्रीज होगी मतलब पेशेंट जो है लिथार्जी हो जाएगा एंड ड्राउजीनेस होगा। मैंने अभी भी आपको क्या कहा, ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल जो है कम हो जाएगा, तब क्या होगा, ड्राउजीनेस और मेंटल कन्फ्यूजन की स्टेट जो है वो आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो सेम वही हो रहा है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन अगर आप एडमिनिस्टर करेंगे तो इससे पेशेंट को जो है ब्रीथ के जो स्टिमुलेशन मिलने चाहिए वो एलिमिनेट हो जाएंगे और रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेशन डिक्रीज होगा तो लिथार्जी पेशेंट में डेवलप, लिथार्जीनेस जो है डेवलप होगी एंड ड्राउजीनेस डेवलप होगी। तो यहाँ पे जो है आपके एक तो मेंटल कन्फ्यूजन और दूसरा ड्राउजीनेस ये आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो आपके CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा मतलब मेंटल कन्फ्यूजन होगा एंड जो LOC है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो भी गिर जाएगा। अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दी है जिसकी वजह से ब्रीथ जो है प्रॉपरली पर्सन नहीं कर पा रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन तो वो ले रहा है लेकिन CO2 जो है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अब सीधी सी बात है, अगर बाहर CO2 नहीं निकल रही है मतलब बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगी, मतलब आपके लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से CNS डिप्रेस हो जाएगा। CNS डिप्रेस होगा तो पेशेंट को मेंटल कन्फ्यूजन होगा और जो LOC है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको वहाँ पे इस पेशेंट के अंदर आपको मतलब क्लोजली मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स एक्सप्लेन टू ए क्लाइंट विथ प्रीमेच्योर लेबर दैट बीटामेथासोन विल बी एडमिनिस्ट्रेड फॉर विच पर्पज। नर्स जो है वो एक पेशेंट को एक्सप्लेन कर रही है प्रीमेच्योर लेबर होने के उसको रिस्क है या फिर प्रीमेच्योर लेबर हुआ है तो उसको बीटामेथासोन जो है एडमिनिस्टर किया जा रहा है। अब यहाँ पे पर्पज़ क्या बताएगी एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप क्या पर्पज़ बताएंगे कि ये जो बीटामेथासोन है वो क्या करेगा, या पर्पज़ आपको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टॉप यूटर्न कॉन्ट्रैक्शंस, तो ये इसका काम होता नहीं है। प्रिवेंट इन्फेक्शन नहीं। हैस्टन फिटल लंग मैच्योरिटी, नेक्स्ट है प्रिवेंट सर्वाइकल डायलेशन। देखिए सर्वाइकल डायलेशन, इन्फेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इनसे तो कोई लेना देना नहीं है बीटामेथासोन का। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ये क्या करता है, हैस्टन फिटल लंग्स मैच्योरिटी, हैस्टन का मतलब है फास्टली, जो फिटल लंग्स मैच्योरिटी है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। बच्चा क्या हो रहा है यहाँ पे, प्री टर्म लेबर, बच्चा क्या होगा, प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर होगा तो उसको सांस लेने की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, चाहे प्री टर्म हो चाहे फुल टर्म हो। तो ऐसा तो है नहीं प्री टर्म जो है वो बिना सांस के जिंदा रह पाएगा। तो फिटल लंग्स मैच्योरिटी बेहद ज़रूरी है प्रीमेच्योर लेबर के अंदर। प्रीमेच्योर लेबर जब भी किसी पर्सन की होने वाली होती है तो बीटामेथासोन उसको एडमिनिस्टर किया जाता है जिससे कि फिटल लंग्स मैच्योरिटी जो है वो डेवलप बच्चे में हो सके। तो बीटामेथासोन का ये पर्पज़ है, आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही जवाब हो जाएगा। Corticosteroids such as betamethasone have been shown to enhance fetal lungs maturity and prevent respiration distress. Betamethasone does not stop labor and cervical changes. A side effect of betamethasone is increased risk of infection. ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट तो करता नहीं लेकिन इसका साइड इफेक्ट जरूर है बीटामेथासोन का, क्या, इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देता है। बाकी इसका जो काम होता है वो फिटल लंग्स मैच्योरिटी का ही होता है एंड फिटल लंग्स मैच्योरिटी हो जाएगी तो सीधी सी बात है बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो नहीं होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से ये क्या कर देगा, बचा देगा। ठीक, बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। A nurse is caring for a patient for a 3-month-old infant whose abdomen is distended and whose vomitus is bile stained. The nurse suspect an
intestinal obstruction, what clinical manifestation support this suspicion? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक 3 महीने का बच्चा है जिसके एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रखा है, एब्डोमेन डिस्टेंशन हुआ है, साथ ही साथ बच्चा जो है वॉमिटिंग कर रहा है। किस टाइप की? बाइल स्टैंड वॉमिटस जो है बच्चे में देखने को मिल रही है। द नर्स सस्पेक्ट, नर्स ने ऐसा सस्पेक्ट किया है कि इस बच्चे को क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बच्चे के जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंड हो रखी है और जो खाना है वो प्रॉपर्ली डाइजेशन वगैरह होना चाहिए, आगे जो है पूरी प्रोसेस होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वापस से उसको बाहर निकाल रहा है, यानी वॉमिटिंग वो कर रहा है, बाइल स्टैंड वो वॉमिटिंग बच्चा कर रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इस बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है वीक पल्स, नेक्स्ट हाइपोटोनिसिटी, नेक्स्ट पैरोक्सिस्मल पेन, नेक्स्ट हाई पिच क्राई, नेक्स्ट ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखिए एक तो बच्चे में पैरोक्सिस्मल जो पेन है वो होगा एंड एक जो है बच्चा है ग्रंटिंग रेस्पिरेशन करेगा। तो ये जो दो फीचर्स है जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आपको और इस पेशेंट के अंदर यानी इस बच्चे के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, पैरोक्सिस्मल पेन एंड ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, यानी 3 और 5, यानी 3 और 5 जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में समझते हैं कि पेन क्यों होगा, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन क्यों होगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए पैरोक्सिस्मल पेन इज रिलेटेड टू द पैनक्रिएटिक पेरिस्टाल्टिक एक्शन एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये पैरोक्सिस्मल पेन क्यों हो रहा है? जो पेरिस्टाल्टिक एक्शन होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इसकी वजह से बच्चे को जो है पेन होगा और वो किस टाइप का होगा? पैरोक्सिस्मल पेन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन पुशेस द डायफ्राम अपवर्ड कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से डायफ्राम जो है वो अपवर्ड होगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चे को हो सकता है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर बच्चे को होता है तो उसमें क्या फीचर देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का? ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन में बच्चे में देखने को मिलेगी। तो एक तो पैरोक्सिस्मल पेन होगा, साथ ही साथ एक ग्रंटिंग रेस्पिरेशन इस बच्चे में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, एज इट इज आपकी एग्जाम में ये छप के आ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है अच्छे से, स्टेटमेंट ये दिए हुए हैं इनको पढ़िए और कौन कौन से स्टेटमेंट सही है किसके रिगार्डिंग है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। पहला देखिए, टाइफाइड फीवर इज एंडेमिक इन इंडिया। टाइफाइड फीवर जो एंडेमिक है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर इज ट्रांसमिटेड विया फिकोरल रूट एंड यूरिन ओरल रूट। नेक्स्ट, द फीवर असेंड्स यानी राइज इन द स्टेप लेडर फैशन। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 days। तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइफाइड फीवर को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद आपको जवाब देना है। अब नीचे आपको ये बोला गया है विच ऑफ दीज इज आर फीचर या फीचर्स ऑफ टाइफाइड फीवर। यहाँ पे जो फीचर्स दिए हुए हैं टाइफाइड फीवर के हैं तो कौन कौन से फीचर जो है वो सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए टाइफाइड फीवर जो है वो इंडिया के अंदर क्या है? एंडेमिक है, यानी एंडेमिक कंडीशन है आपकी टाइफाइड फीवर, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पे फीचर जो है वो सही है। नेक्स्ट है, टाइफाइड फीवर जो है फिकोरल रूट से ट्रांसमिट होने वाले डिजीज कंडीशन है, या फिर आप यूरिन ओरल रूट बोल सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन से, मतलब दोनों ही टाइप से ट्रांसमिट होने वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट है, इसमें जो फीवर होती है, टाइफाइड फीवर जब पर्सन को आती है तो इसमें जो फीवर की जो राइज रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी? स्टेप लेडर फैशन में रहेगी, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है? 10 से 14 दिन। तो ये चारों पॉइंट जो दिए हुए हैं आपको ये टाइफाइड फीवर के रिगार्डिंग क्या है? सही है, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। एक जो इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 14 दिन वो किसका होता है? मीजल्स का, और ये इंपॉर्टेंट है मीजल्स वाला भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सिर्फ 10 डेज 12 डेज 14 डेज दिया जाए तो 10 डेज के साथ में आपको जाना है, अदरवाइज रेंज में दिया जाए तो 10 से 14 दिन आपको वहाँ पर भी करना होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया है। व्हाट वुड द पोस्टमार्टम नर्स expect to document about the client lochia and lactation of uterine fundus on the second day after delivery। देखिए एक पोस्टमार्टम
नर्स की आप एज नर्सिंग ऑफिसर केयर कर रहे हैं और उस महिला को लोकिया एंड लोकिया की मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो यूट्राइन फंडस है उसके लोकेशन को लेकर भी आपको पूछा गया, लोकिया किस टाइप का होगा एंड यूट्राइन फंडस जो है वो दूसरे दिन, डिलीवरी के दूसरे दिन कहाँ पे उसकी लोकेशन रहेगी और लोकिया किस टाइप का होगा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और यहाँ पे हो रही है बात दूसरे दिन की। लोकिया की बात करते हैं तो 3 आपने अलग अलग लोकियाज के बारे में पढ़ा होगा, वो भी हम आगे बात करेंगे। वैसे लोकिया रूब्रा, लोकिया एल्बा, लोकिया सिरोसा, ये तीनों आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो लोकिया रूब्रा होता है, रूब्रा आपका 3 दिन तक का होता है, 1 से लेकर 3 दिन डिलीवरी से लेकर, ठीक है। दूसरा आपका लोकिया जो सिरोसा है वो आपका 4 से लेकर 9 दिन तक होता है। एंड जो एल्बा वाला होता है वो लास्ट वाला होता है, ठीक है। एल्बा में वाइट होता है, कलर जो है वो वाइटनेस होगा, एंड सिरोसा में येलोइश कलर देखने को मिलेगा। वो आगे हम अभी बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आप समझ गए, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए। पहला येलोविश वाइट लोकिया विथ नो क्लॉट्स फंडस दे 3 finger breadth below the umbilicus. Next, dark red lochia with a small clot fundus midline and a 2 finger breadth below the umbilicus. Next, a pinkish brown lochia with no clots fundus midline and 4 finger breadths below the umbilicus. Next, a large amount of bright red lochia with large clot fundus midline and at the level of umbilicus. तो यहाँ पे जो फंडस की लोकेशन है ना वो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस जो है, 2 ऑप्शंस है, वैसे 3 तो नहीं है बट 2 ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो जो है फोर्थ, एक जो है सेकंड। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड। लोकिया जो होगा वो किस टाइप का होगा, डार्क रेड लोकिया होगा विथ स्मॉल क्लॉट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं लोकिया के अंदर। फंडस की बात करते हैं तो मिड लाइन होगा एंड 2 फिंगर ब्रेड बिलो द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से जस्ट 2 फिंगर ब्रेड बिलो होगा, ये फंडस की लोकेशन रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए इसको रेशनल में देखते हैं। और द फंडस शुड बी मिड लाइन 2 फिंगर ब्रेड बिलो द अम्बलाइकस एंड डार्क रेड लोकिया दैट माइट कंटेन स्मॉल क्लॉट्स लोकिया रूब्रा, यानी दूसरा दिन है, लोकिया रूब्रा इसको हर का है। तो यहाँ पे डार्क रेड लोकिया होगा जिसमें स्मॉल क्लॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं, और जो फंडस की हाइट होगी वो 2 फिंगर ब्रेड बिलो द अम्बलाइकस होगी, ठीक है। येलोइश वाइटिश कलर विथ नो क्लॉट, यानी वाइटिश येलोइश वाइट कलर अगर लोकिया है और उसमें क्लॉट नहीं है वो आपका इंडिकेट करता है लोकिया एल्बा को। विच डज नॉट अकर्स अंटिल अबाउट 10 days पोस्टमार्टम, ये जो है लोकिया एल्बा ये वैसे 7 से 10 दिन पे देखने को मिलता है। तो 7 से 10 दिन पे देखने को मिलेगा, तब तक ये आपको सीन नहीं होगा। यहाँ पे बात हो रही है दूसरे दिन की, तो ये तो वैसे भी यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पिंकिश ब्राउन लोकिया विथ नो क्लॉट्स डिस्क्राइब लोकिया सिरोसा, जो पिंकिश ब्राउन कलर है, ठीक है, वो लोकिया सिरोसा आपका कहलाता है। विच यूजुअली अकर्स बिटवीन 4 to 9 days ऑफ पोस्टमार्टम, वैसे इसको लिखा जाता है 4 to 7 days, एंड 7 to 10 days जो है वो आपका एल्बा होता है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें होती है, वैसे ये भी एनक्लेक्स की कहानी है बट अलग अलग बुक्स है तो अलग अलग जो है कहानी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 4 to 7 days मान लीजिए, 4 to 7 days जो है वो आपका लोकिया जो है सिरोसा होता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सेकंड डे की, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, लोकिया रूब्रा। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड लोकिया एंड लार्ज क्लॉट डिस्क्राइब फाइंडिंग दैट अकर्स विथ सब इन्वोल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाली फाइंडिंग है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड लोकिया एंड लार्ज क्लॉट्स आ रहे हैं, फंडस जो है मिड लाइन है एंड एट द अम्बलाइकस लेवल पे है, यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सब इन्वोल्यूशन को। सब इन्वोल्यूशन को मतलब यूट्रस जो है वो प्रॉपर अपनी पोजीशन में, प्रॉपर अपनी शेप के अंदर नहीं गया है, तो ये सब इन्वोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को समझिए। द क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट आफ्टर a having splenectomy. In the immediate post-operative period, the nurse especially should monitor for which potential complications. पेशेंट है जो अभी अभी सर्जिकल यूनिट से वापस रिकवरी यूनिट में आया है, यानी पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट के अंदर आया है वो, और पेशेंट की हुई है स्प्लेनेक्टमी, स्प्लेन की सर्जरी हुई है। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव
कॉम्प्लिकेशन आपको बताना है, ठीक है। मतलब कौन कौन से पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। पेशेंट की स्प्लेनेक्टमी हुई है, मतलब ब्लड लॉस हुआ है, और ब्लड लॉस हुआ है तो क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे शॉक, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नेक्स्ट एब्डोमेन डिस्टेंशन, नेक्स्ट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। देखिए यहाँ पे स्प्लेनेक्टमी हुई है, मतलब ब्लड लॉस हुआ है, तो सबसे पहला शॉक तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जब यहाँ पे आपको शॉक देखने को मिल रहा है तो ज़्यादा कुछ ऑप्शंस आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आपका सीधा सीधा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड सीधा सीधा जवाब आपका हो गया, क्योंकि आपको देखना क्या पड़ा, सिर्फ एक ऑप्शन, ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होगा। सर्जरी जो भी हुई है जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है उसमें शॉक होगा ही होगा, शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है, यानी कि होगा नहीं, मतलब हो सकती है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन पूछे गए हैं। दूसरा इसमें क्या होगा, स्प्लेनेक्टमी की सर्जरी हुई है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो तीन टाइप के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है ये स्प्लेनेक्टमी के पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज के हमारे सेशन के 10 इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्या, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप सभी से उम्मीद रहेगी कि जो भी आगे आने वाले टेस्ट है, 6 टेस्ट आप लोगों के और लिए जाएंगे, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, अपने साथी लोगों को टेस्ट की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो रेशनल है यानी जो आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करवाई जा रही है ये भी आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यहाँ से जो आपको बताए जा रहे हैं जो भी क्वेश्चंस, ये सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो यूपीएससी ने पहले पूछ भी रखे हैं। वो क्वेश्चंस तो शायद नहीं हो पाएंगे, करीबन 470 प्लस क्वेश्चंस थे, वो नहीं हो पाएंगे, टाइम इतना है नहीं, इस वजह से वो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ये यूपीएससी पैटर्न के ही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से याद करें। टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। अगर आप टेंशन और स्ट्रेस ले रहे हैं मतलब आप काफ़ी लोगों से पीछे जा रहे हैं, मतलब आपका जो रैंक है वो आपकी बहुत नीचे गिर जाएगी अगर आप टेंशन और स्ट्रेस के कंडीशन में जा रहे हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो भी होगा जो आपके साथ होगा वो सबके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड पेपर सिर्फ आपके लिए बनेगा या फिर किसी और के लिए इजी पेपर होगा, नहीं, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी सभी के लिए इक्वल पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि किसी जो सेलेक्ट होता है या फिर फर्स्ट रैंक लाता है उसके लिए अलग से पेपर कुछ सबके आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से मस्त रहो, मस्त पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।